वरुण बहुत खुशी से घर में घुसा ही था कि अंदर से आते शोर ने उसके पैर जकड़ लिए। मम्मी और रिया सुमन को ताने बरसा रही थी। मम्मी, अरे हमारे टाइम में ऐसे चोचले नहीं थे। वरुण को दोस्तों में जाना है तो जाए, तुम्हारे शहर में घुमाने की क्या तुक है। बहुएं पर्दे में ही अच्छी लगे हैं। रिया, मम्मी भैया की क्या गलती है। मुझे लगता है कि भाभी मेरे से होड़ करती हैं। मैं तो खुशी से अपनी लाइफस्टाइल के किस्से न बताती थी। मुझे थोड़े ना पता था कि ये बराबरी करने लगेंगी। सुमन सिर झुकाए रसोई में काम समेट रही थी। मम्मी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खाते हुए बातों के तीर बरसा रही थी। वरुण को सुमन पर बहुत गुस्सा आया। वो दंदनाते हुए अंदर आया और सुमन के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे असमय घर में देखकर मम्मी और रिया बर्तन टेबल पर ही छोड़कर कमरे में जा घुसी। पर वरुण को उनसे कुछ लेना देना नहीं था। उसने सुमन को गुस्से में देखा तो उसकी दबी सिसकियाँ रुलाई में तब्दील हो गईं। वरुण ने उसे सीने से लगा लिया। 2-4 मिनट के बाद उसका सिर सहलाते हुए पूछा, तुमने खाना खाया क्या? सुमन ने झेंपकर सिर झुका लिया तो वरुण का गुस्सा और बढ़ गया। उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और अपने बैग से समोसे का पैकेट निकालकर सुमन को अपने हाथ से ही खिलाने लगा। खिलाते हुए उसने सुमन से प्यार से पूछा, मुझसे शादी करके तुमने कोई पाप किया है क्या सुमी? सुमन ने वरुण के मुंह पर हाथ रख दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे जीवन का सबसे हसीन तोहफा हैं। तो फिर हर समय अपराधियों की तरह सिर झुकाकर क्यों रहती हो तुम? अपने लिए खड़े होना सीखो सुमी। मैं 24 घंटे तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। अगर गलती तुम्हारी हो तो छोटों से भी सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं होती, पर अगर सही हो तो पूरे विश्वास से अपनी बात कहा करो सुमी। तुम तो अपने कॉलेज की दबंग लड़की थी। तुम्हारी बेबाकी से ही तो इश्क हुआ था मुझे, भूल गई? वरुण अपनी रॉ में कहता चला गया। सुमन भी सोच में पड़ गई। फिर वरुण ने माहौल हल्का करते हुए कहा, अच्छा सुनो, वो पटियाला सूट पहनकर तैयार हो जाओ। हरप्रीत के घर चलना है ना लोहड़ी में? 7 बजे का टाइम दिया है उसने। सुमन ने भी फटाफट सूट निकाला और प्रेस करने चल दी। मम्मी जी ने देखा तो उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, वाह जी वाह, क्या ज़माना आ गया है। बहुरानी जा रही हैं अपनी पहली लोहड़ी मनाने दोस्तों में। लव मैरिज के चोचले हैं सारे। अरे अरेंज मैरिज की होती तो सुमन ने सूट की तह बनाते हुए उन्हें टोक दिया। मम्मी जी, इस बात का लव या अरेंज मैरिज से क्या लेना देना है? अरेंज मैरिज होती तो क्या वरुण अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते, या उसे घर में बंद कर देते, या इनके दोस्त अरेंज वाइफ को अपने फंक्शन में नहीं बुलाते थे? मम्मी जी सख्ते में आ गईं। अरे तूने तो मेरी जवान ही पकड़ ली, बहुत तेज हो गई है। सुन, जाते जाते सब्जियां बना जाना। मेरे हाथों से इतनी ठंड में काम ना हो सकेगा, समझी? सुमन ने मम्मी जी के गले में बाहें डाल दी और हंसकर बोली, मुझे पता है माँ, सब्जियां बन चुकी हैं और आटा भी लगा दिया है। अब आप कहो तो पराठे भी सेक दूँ? मम्मी जी ने जवाब दिया, नहीं रे, पराठे मैं तभी गरम से बना लूँगी। अब तू तैयार हो जा और मेरा वाला सेट गले में डाल लेना। पहली बार भाटिया जी के घर जाएगी, अच्छे से तैयार होकर जाना। सुमन को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सासू माँ उससे नाराज़ होने की बजाय अच्छे से तैयार होने को कह रही हैं। सच कहा वरुण ने, आत्मविश्वास से अपनी बात कहना भी जरूरी है। बहू कोई अपराधी नहीं जो गर्दन डालकर हर सही गलत बात सुनती रहे, बल्कि कई बार आदमियों के बीच में बोलने से बात बिगड़ जाती है, जबकि आपस में औरतें उन्हीं बातों को बड़ी सरलता से सुलझा लेती हैं। फ्रेंड्स, लव मैरिज क्या कोई अपराध है? आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। माँ, अब आपका आराम करने का समय है ना? फिर आप किचन में क्या कर रही हो? पलक ने माँ को रसोई में सटर पटर करते देखा तो नाराज़ होने लगी। अरे कुछ नहीं पलक, बस राघव के लिए दूध बना रही थी। तुझे पता है ना कि वो चीनी और चॉकलेट सिरप का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो वो दूध छोड़ देता है। माँ ने अपनी ओर से सफाई पेश की। पलक, माँ, आपको डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला है ना? फिर आप क्यों बार बार कमरे से बाहर आ रही हैं? राघव कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो दूध अपने आप मिक्स कर लेता, या फिर आप गीता को बताकर अपने हिसाब से बनवा लेते। अरे बेटा, जितनी देर मैं उसे समझाती मैंने खुद से बना दिया, और फिर अब तो मुझे थोड़ा आराम भी है। माँ झेंप रही थी। पलक ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर माँ को हाथ पकड़कर पलंग पर बिठा दिया। अब आप यहाँ से हिलोगी नहीं। टाइफाइड बिगड़ गया ना तो और ज़्यादा दिन आराम करना पड़ेगा। पलक की धमकी काम कर गई और माँ करवट बदलकर सोने का उपक्रम करने लगी। पलक को पता था कि उसके ऑफिस जाते ही माँ फिर भागेंगी, इसलिए उसने गीता आंटी और राघव दोनों को सख्त हिदायत दी और घर से निकल गई। शाम को घर में घुसते ही उसके कानों में गीता आंटी की गिड़गिड़ाने की आवाज़ पड़ी। मैडम आप बैठो ना, मैं बनाती है ना। अगर पलक दीदी ने देख लिया तो मेरी काम से छुट्टी कर देंगी वो। पर माँ अपनी धुन में पक्की थी। वो मज़े से टमाटर भूनकर उसमें राजमा डाल रही थी और गीता को समझा रही थी, कुछ नहीं होगा तेरी नौकरी को।
बस कितना भी पूछे पलक यही बोलना कि मैडम से पूछ कर बनाया है, मगर बनाया मैंने ही है। पलक का तो मुंह खुला रह गया। माँ कितने आराम से कामवाली को झूठ बोलना सिखा रही थी। पर मैडम दीदी कहती भी तो आपके भले के लिए है। डॉक्टर बोला है ना आपको आराम करने को, फिर काहे को मगजमारी कर दी हो। मैं जानती है राजमा बनाना, इधर 20-22 साल से वेजिटेरियन खाना बनाती है मैं सबके घर में। गीता अभी भी घड़ी देखकर डर रही थी। तू नहीं समझेगी गीता, एक माँ को पलंग में लेटकर आराम कहाँ मिलता है। माँ को तो सब तसल्ली होती है जब उसके बच्चे और परिवार स्वाद लेकर और सुकून से खाना खा लें और कोई घर में भूखा न सोए। हाँ, इसीलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि माँ को आज ही हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। फिर ना माँ को रसोई दिखेगी और ना बेचैन होगी। सबके स्वाद के बारे में सोचकर पलक झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती रसोई में दाखिल हुई तो माँ और गीता आंटी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल वगैरह। पलक, मुझसे नहीं हो रहा आराम। दवाओं से मेरा बुखार भी अब ठीक है और चक्कर भी नहीं आ रहे हैं अब तो अगर मैंने ज़्यादा आराम किया ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी बेटा। माँ जैसे बस रोने ही वाली थी। ओके बाबा, पर आप प्रॉमिस करो कि आप सभी दवाएं टाइम पर लोगी और ज़्यादा लोड नहीं लोगी। पलक ने भी हथियार डाल ही दिए। माँ के मुरझाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पई और पलक का माथा चूमने लगी। पलक सोच रही थी, माँ भी कितनी अजीब होती है ना। जब फुर्सत नहीं मिलती तो सबको ताना मारती रहती है कि एक माँ को आराम कहाँ, और जब आराम करने का समय आता है तो वो आराम कर भी नहीं पाती है। तभी तो माँ सबसे अलग और निराली होती है। राखी ने एक बार अपना फिर से व्हाट्सएप चेक किया। अंकुर का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था। राखी का जी किया कि फ़ोन को दीवार पर दे मारे। इतना एटीट्यूड, इतनी ऐंठ, इतना घमंड। मैं भी मरी नहीं जा रही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को हूँ। राखी ने फ़ोन पलट कर रख दिया और फिर अपने नए प्रोजेक्ट में डूब गई। इधर अंकुर का भी यही हाल था। वो बराबर राखी के किसी एक क्लू का इंतज़ार कर रहा था कि बस एक बार वो पहल कर दे, फिर तो बस मैं भागकर उसके पास पहुंच जाऊंगा और फिर कभी उसे खुद से अलग होने नहीं दूंगा। आग दोनों तरफ बराबर की थी, बस पहल का इंतज़ार था दोनों को। दरअसल आज इन दोनों की पहली एनिवर्सरी है और पिछले 15 दिनों से दोनों ही झगड़कर अपने अपने मायके चले आए हैं। हाँ भाई, अब लड़के भी रूठकर मायके जाने लगे हैं। एक ही शहर में रहने वाले दो परिवार, पर फिर भी बच्चों ने शादी के बाद अपना अलग घरौंदा बनाया क्योंकि प्राइवेसी चाहिए थी, आज़ादी भी चाहिए थी। अब हुआ क्या, जरा जरा सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ जाता कि अपने अपने बैग उठाकर दोनों अपने प्यार के घरौंदों को ताला लगाकर अपने मायके चले जाते हैं। फिर घर वालों की दखलंदाजी और समझाने पर पैचअप होता है और फिर से घरौंदे का ताला खुल जाता है। पर इस बार घर वाले भी चुप्पी लगाए हुए हैं। ना तो राखी की मम्मी ने एक बार भी अंकुर को फ़ोन किया है और ना ही अंकुर की दीदी इस बार राखी को मना रही हैं। अब दोनों क्या करें। हर बार तो 3-4 दिन में ही घर वापसी हो जाती है, पर इस बार 15 दिन हो गए हैं और आज एनिवर्सरी भी है तो तन्हाई और जुदाई बर्दाश्त के बाहर हो रही है। राखी का फ़ोन बजा तो उसने फ़ौरन अटेंड किया बिना नंबर देखे, पर डिसअपॉइंटमेंट, अंकुर का फ़ोन नहीं था। हेलो राखी, मैं सामने के फ्लैट वाली शैली माथुर। हाय। ओह, हेलो शैली, कैसी हैं आप। राखी ने औपचारिकता निभाई। मैं बढ़िया। राखी, आप कहीं बाहर गए हो क्या, पिछले काफ़ी दिनों से दिखे नहीं हो। शैली के स्वर में हिचकिचाहट थी। आपसे मतलब। राखी को अपने पर्सनल मैटर में शैली का यूँ नाक घुसाना पसंद नहीं आया। हे, डोंट टेक मी अदरवाइज। मैंने सिर्फ हितैषी बनकर फ़ोन किया है। देयर इज़ सम गर्ल, आई मीन कल से यहाँ एक लड़की है तुम्हारे घर में विद योर हस्बैंड। बाय। शैली फ़ोन काट चुकी थी। राखी का शरीर गुस्से से कांप रहा था। हमारे लव नेस्ट में एक लड़की लेकर आ गया है अंकुर। इतना बड़ा तो झगड़ा नहीं हुआ था हमारे बीच। एक बार फ़ोन नहीं कर सकता, पर बाहर की लड़की लेकर घर आ सकता है। राखी गुस्से में ऑफिस से निकली और अपने घरौंदे पहुंच गई। अंकुर नेहा के लिए कॉफ़ी बना रहा था और बार बार फ़ोन चेक कर रहा था। हर नोटिफिकेशन के साथ लगता राखी का मैसेज आया है, पर नहीं, मैडम कहाँ झुकने वाली हैं। उन्हें तो बस ज़माने को झुकाना ही आता है। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मैं ही चुप लगा जाता तो अच्छा था। एक बार फिर फ़ोन में टिकट देखे, अब तो कैंसिल करा ही देता हूँ। फर्स्ट एनिवर्सरी थी, कितने सरप्राइज़ प्लान किए थे, पर राखी को तो सब खराब करने में ही मज़ा आता है। अंकुर, मेरी कॉफ़ी कहाँ है। तू कॉफ़ी बनाने गया है या उगाने गया है। नेहा ने कुछ झुंझलाकर आवाज़ लगाई। उफ, ये लेडीज़ और इनके मूड स्विंग्स। अंकुर ने गहरी सांस छोड़ी और कॉफ़ी लेकर नेहा की तरफ बढ़ गया। बस अंकुर, अब एक कदम और नहीं, वो हमारा लव मग है। तुम उसमें किसी पराई लड़की को कॉफ़ी कैसे दे सकते हो।
अंकुर के हाथ में अपने कॉफ़ी के मग को देखकर राखी भड़क गई। दोनों के पास घर की अपनी अपनी चाबी रहती है। राखी, अंकुर ने कॉफ़ी वहीं टिकाई और भागकर राखी को बाहों में ले लिया। इसी के लिए तरस रहा था वो। राखी की वही भीनी भीनी खुशबू, वही गर्माहट, वही सुकून भरी सांसें जो वो अंकुर के सीने पर सिर रखकर छोड़ती है। कुछ पल के लिए दोनों चुपचाप इस पल को जी रहे थे। राखी भूल गई कि वो आज अंकुर का सिर फोड़ने वाली है और अंकुर भूल गया कि वो 15 दिन से झगड़कर अलग रह रहे हैं। नेहा बाहर आई तो इतना सुंदर दृश्य देखकर कॉफ़ी लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। 2 मिनट तो वो भी मज़े से इस खूबसूरत लम्हे को फ़ोन में शूट करती रही। फिर उसने खांसते हुए दोनों को अपने होने का एहसास करा ही दिया। ओह दीदी, हाय, आप कब आए? राखी ननद नेहा को देखकर सकपका गई थी। मैं कल से। तुम्हें शैली ने बताया नहीं? नेहा शरारत से मुस्कुराई। ओह, तो ये आपका प्लान था? कल जीजू से झगड़ने का नाटक करके मुझे यहाँ बुलाना और फिर पड़ोसन से इतनी गुटरगू करना। अंकुर को अब समझ आ रहा था। देख भाई, जब आग दोनों तरफ बराबर हो तो बीच में पड़ी ईगो की रस्सी को तो जला देने में ही समझदारी है। नेहा किसी लव गुरु की तरह ज्ञान देने लगी। ईगो की रस्सी? राखी और अंकुर दोनों साथ में बोले। यस भाई, ईगो की रस्सी। जब तुमने इतने प्यार से ये लव नेस्ट बनाया है तो इसमें कटीली ईगो की रस्सी बिछाने के बजाय समझदारी की रेशमी चादर बिछाओ। सिर्फ प्यार से घर नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य और समर्पण भी लगता है इसे बनाने में। समझे मेरे बुद्धू भाई भाभी? नेहा की बात पर दोनों झेंप गए और एक दूसरे को सॉरी बोलने लगे। आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। अरे नहीं, तुम सही थी और मैं ही गलत था। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे समझना चाहिए था। अब कहीं इसी बात पर मत झगड़ जाना दोनों। नेहा को फिर बीच में बोलना पड़ा। फ्रेंड्स, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ तो होती ही हैं। हमें उन्हें बहुत ही प्यार और समझदारी के साथ हटा देना चाहिए, नहीं तो वो चुभेंगी ही। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई साल पुरानी बात है। गिरजा देवी तब कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल हुआ करती थी। एक दिन जब वो सुबह स्कूल में घुस ही रही थी कि उनके स्कूल में आया काम करने वाली शकुंतला उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राम राम बड़ी मैडम जी। राम राम शकुंतला। गिरजा देवी ने एक नज़र साथ में खड़ी उस लड़की पर डालते हुए कहा, जो शकुंतला का पल्ला पकड़े उन्हें देखे जा रही थी। बिटिया, बड़ी मैडम को राम राम करो। शकुंतला के कहने पर उसने नमस्ते की। नाम क्या है तुम्हारा? बड़ी मैडम ने पूछा। ज्योति, उसने शर्माते हुए बताया। मैडम, अपनी ज्योति 5वीं पास कर ली है। इसके अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। ये देखिए, कलेक्टर साहब के साथ इसकी फ़ोटो भी निकली है अखबार में। शकुंतला ने अखबार दिखाते हुए कहा। ओह अच्छा, बढ़िया है, ऐसे ही खूब तरक्की करो। बड़ी मैडम अंदर घुसने लगी। मैडम, इसके मास्टर साहब बोल रहे थे कि इसको अच्छे स्कूल में डाल दो। होशियार है छोरी, यहाँ पर सही सुविधा और साधन नहीं है तो इसका हुनर बेकार ही हो जाएगा, शकुंतला ने बड़े चाप से बताया। गिरिजा देवी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि शकुंतला की मंशा क्या है। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और थोड़ा सख्त लहजे में बोली, तो करा दो एडमिशन किसी भी अच्छे स्कूल में। अरे मैडम, अपने स्कूल से बढ़िया थोड़े ना कोई स्कूल है अपने शहर में लड़कियों के लिए। आपकी तरफ से फ़ीस माफ़ी मिल जाए तो ज्योति को इधर ही दाखिला दिला दूँगी। मेरी आंखों के सामने भी रहेगी और फिर बढ़िया से पढ़ भी सकेगी। शकुंतला ने मनुहार की। तुम्हारा दिमाग ख़राब है शकुंतला? हमारा स्कूल शहर का सबसे महंगा और बढ़िया स्कूल है। यहाँ के नियम कायदे तुम्हें पता है ना? सिर्फ फीस से ही मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म, कॉपी, किताबें भी बहुत कुछ। बड़ी मैडम अब झुंझला गई। उसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है मैडम। मैं जिनके घर बर्तन करने जाती हूँ ना, उनकी बिटिया यहीं पढ़ती है। मेरी ज्योति से बड़ी है। मैम साहब उसकी छोटी और पुरानी यूनिफॉर्म और किताबें सब दे देंगी। वो और भी पैसे की मदद करने को तैयार हैं, पर थोड़ा फीस माफ़ी। शकुंतला की आंखों में आशा के दीप जल रहे थे। अब बस भी करो शकुंतला, इतने ऊंचे ख्वाब ना देख कि खुद भी मुंह के बल गिरे और लड़की भी कहीं की ना रहे। तुझे पता नहीं है कि हमारे स्कूल में एक से एक अमीर और बड़े परिवारों की लड़कियां पढ़ने आती हैं। अगर चपरासी और आया के बच्चे यहाँ पढ़ने लगे तो कौन अमीर आदमी अपनी बच्चियों को उनके साथ पढ़ने भेजेगा? गिरजा देवी शकुंतला पर बरस पड़ी। शकुंतला ने ज्योति का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। उसके बाद वो काम पर भी नहीं आई। 8-10 दिन की तनख्वाह भी छोड़ गई वो गिरजा देवी पर अपनी। 20 साल बाद आज जब गिरजा देवी रिटायर हो रही हैं तो उन्हें बस इसी बात की कसक है कि कम से कम अपने हक का पैसा तो ले जाती शकुंतला। गिरजा देवी की रिटायरमेंट पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर नई डीएम मिस जे एस कुमार को बुलाया गया है।
कड़ी सुरक्षा के बीच जब डीएम की एंट्री स्कूल परिसर में हुई तो डीएम मैडम की गाड़ी से एक वृद्ध पर संभ्रांत दिखने वाली महिला भी उतरकर खड़ी हो गई। 2 पुलिसकर्मी उन्हें हाथ पकड़कर गिरजा देवी के नज़दीक लाए तो गिरजा देवी को उनकी शक्ल जानी पहचानी लगी। पहचाना बड़ी मैडम? मैं शकुंतला। राम राम। मिलिए मेरी बेटी ज्योति, मतलब नई डीएम साहिबा से। ज्योति बड़ी मैडम को नमस्ते करो बेटा। डीएम ने गिरजा देवी के आगे हाथ जोड़ दिए तो वो शर्म से गड़ गईं। ओह ज्योति बेटा, मेरा मतलब डीएम साहिबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने आज साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। गिरजा देवी की झेंप छुपाए नहीं छुप रही थी। भले ही उन्होंने अपने स्कूल में ज्योति को दाखिला नहीं दिया, पर दुनिया में भले लोगों की कमी थोड़े है ना है। फिर ज्योति थी भी होशियार ही। थोड़ा सपोर्ट मिलते ही वो उस ऊंचाई पर पहुंच ही गई जहां उसे पहुंचाने का सपना शकुंतला ने कई साल पहले देखा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।